हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर की सीरीज़ का पार्ट नंबर 9। देखिए, मैंने आपके साथ एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें मैं पूरा 2023 आपके साथ डिस्कस करने वाली थी। यानी कि 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके रिलेटेड टू करंट अफेयर उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन टोटल हम 2400 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसी सीरीज़ का सेट नंबर 9 या आप कहें पार्ट नंबर 9 आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इस वीडियो में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ये कौन बने हैं। तो ध्यान रखना कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ये बने हैं तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि तुषार मेहता ये बने हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। अब देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सॉलिसिटर जनरल ये कौन होते हैं। तो ध्यान रखना, सॉलिसिटर जनरल ये होते हैं सेकंड मोस्ट सीनियर लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल के बाद में। यानी कि अगर हम बात करें सबसे टॉप पर जो हमारे लॉ ऑफिसर होते हैं, इनका नाम होता है क्या, ये होते हैं बेसिकली अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल के बाद जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कौन, सॉलिसिटर जनरल, जो कि कौन बने हैं, ये बने हैं तुषार मेहता। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ऑलरेडी ये बने हुए थे, इन्हें वापस से रीअपॉइंट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम है इनका तुषार मेहता। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये भारत के महान्यायवादी के अधीन होते हैं और ये दूसरे कानून अधिकारी होते हैं। मतलब देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी ये कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल। और पहला कौन होता है, ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो दोनों ध्यान रखिएगा। फिर एक गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी कि गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज ये मिला है एलेसेंड्रा कोरप को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, ब्राज़ील में आपने देखा होगा अमेज़न के जंगल, ठीक है, वहीं पर ये आदिवासी महिला है एलेसेंड्रा कोरप, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये पुरस्कार जब स्थापित हुआ था यानी कि 1989 में, उससे पहले ये जो पुरस्कार है उन लोगों को या फिर उन नेताओं को दिया जाता था जिन्होंने बेसिकली इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच लेकर कार्य किया हो। मतलब इन्वायरमेंट को सोच के, इन्वायरमेंट के फ़ायदे के लिए काम किया हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे व्यक्तियों को। ठीक है, तो इस बार का जो ये अवार्ड है ये मिला है ब्राज़ीली अमेज़न की एक महिला को, आदिवासी महिला, नाम है इनका एलेसेंड्रा कोरप। फिर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं CBI। इसके निदेशक कौन है। तो देखना, इसके निदेशक है प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक है प्रवीण सूद, इन्हें ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला निदेशक नियुक्त किया है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात अगर हम करें तो स्थापना हुई थी 1963 में और मुख्यालय तो यह है नई दिल्ली में। फिर ये देखिए, काफ़ी चर्चित न्यूज़ थी 2023 में इसरो के द्वारा कि 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो किस रॉकेट से उसको लॉन्च किया है। तो रॉकेट का नाम आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना, रॉकेट का नाम है LVM MK3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे LVM की फुल फॉर्म होती है लॉन्च व्हीकल मार्क, और इसी से लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ से लॉन्च किया है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। लैंडिंग स्थल ये है इसका चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। और थीम इसकी क्या है, यह है साइंस ऑफ द मून। हालांकि चंद्रयान से संबंधित एक अलग से ही वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़ी है, आप बेसिकली जाकर देखेंगे चंद्रयान 3 बाई रवि सर। आप ऐसे सिंपली सर्च कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट वीडियो आपको मिल जाएगा। यानी कि चंद्रयान से संबंधित जो भी आपको न्यूज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। फिर एक कोप इंडिया लड़ाकू परीक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है। तो देखिए, कोप इंडिया की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ है ये, तो आयोजन स्थल ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में। शामिल विमान तो ये F-15 स्ट्राइक जो कि अमेरिका की तरफ से गई है, और सुखोई 30 MKI ये गई है भारत की तरफ से। और शामिल सेना कौन है इसमें, वायु सेना। फिर एक किस भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर्स को नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में
ये नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना इनका नाम है अमित क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मून टू मार्स प्रोग्राम के तहत एक ये भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर है, इनको नियुक्त किया है। इसका हेड नाम है इनका अमित क्षत्रिय। देखिए प्रोग्राम शुरू किया है जिसका उद्देश्य है बेसिकली चंद्रमा पर एजेंसी की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करना। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है, उसका हेड किसने लॉन्च किया है और उसका उद्देश्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है केनिची उमेदा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए सुजुकी मोटरसाइकिल का नाम आपने बेसिकली सुना होगा, तो हम जान लेते हैं इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 2006 में और मुख्यालय तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में। फिर है भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा ये किस राज्य में शुरू की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इंडिया की पहली जो पोर्ट टैक्सी सर्विस है इसकी शुरुआत ये होगी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए आपके माइंड में ये आएगा कि पोर्ट टैक्सी में ऐसी क्या खास बात है। तो ध्यान रखना जो ये पोर्ट टैक्सी है बेसिकली ये पर्यावरण के अनुकूल और तेज रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन, मतलब एक कह सकते हैं टैक्सी की तरह ये होने वाली है, ठीक है। और काफ़ी एडवांस साधनों में से एक इसको माना गया है। और इसकी जो पहले बेसिकली 2024 के अंत में इसको चलने की ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं। कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये सर्विस जो है वो जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली है और ये पोर्ट टैक्सी बेसिकली 14.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है। तो ध्यान रखना पर्यावरण के अनुकूल और तेज़ रफ्तार से चलने वाली इन पोर्ट टैक्सियों को जो है बेसिकली एडवांस साधनों के एक रूप में हम जान सकते हैं। फिर है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई प्रमुख अर्थशास्त्री यानी कि जो आपको है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री है ये कौन बनी है? तो इनका नाम है क्लेयर लम्बो डर्ली। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं क्लेयर। इनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, और इसके सेक्रेटरी ये है माथियास कारमन। अगला आपका प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब ये किस टीम ने अपने नाम किया है? तो महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया है और अपना पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब ये अपने नाम किया है। कहाँ पर हुआ है ये? तो ये हुआ है मुंबई में। संस्करण है इसका पहला और शुभंकर तो ये है शक्ति। अगला आपका प्रश्न आएगा कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी ये कौन बनी है? तो नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि दीपिका मिश्रा जो है वो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी ये बन गई हैं। देखिए राजस्थान की है ये दीपिका और इन्होंने मध्य प्रदेश में जो बाढ़ राहत अभियान के दौरान इन्होंने बहुत ही साहस भरा कार्य किया और इसीलिए इन्हें वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। अगला आपका प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है वो किस स्थान पर रहा है? भारत का स्थान ये है 127। ऑप्शन नंबर डी। देखना इस सूचकांक में पाकिस्तान का रैंक ये 142 है, बांग्लादेश 59 पे है, चाइना की बात करें 107, नेपाल तो 116, श्रीलंका 115 और भूटान तो 103। सूचकांक में पहला स्थान तो यह आइसलैंड का जारी करता तो यह विश्व आर्थिक मंच जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है वीर गार्जन 23, ये भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है वीर गार्जन भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए लगातार चीन की तरफ से आपने देखा होगा कि खतरा जो है वो मंडराता रहता है, वो अगर हम बात करें भारत की या फिर भारत के आसपास के देशों की, ठीक है। तो इसमें जो है भारत और जापान की तरफ से एक ये जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है वीर गार्जन, और चाइना को काउंटर करने के लिए आप कह सकते हैं उसके उभरते खतरे को देखते हुए ये शुरू किया गया है और इसका आयोजन स्थल ये है जापान में, संस्करण है इसका पहला। फिर है सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस, यहाँ पे मिसिंग है, ये पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला भारतीय राज्य ये कौन सा बना है?
तो ध्यान रखना ये पहला राज्य बन गया है कौन, केरल। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली जो केरल है ये भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक यानी कि जितनी भी पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, इनको ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यह इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार भी माना गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें अभी तक पता है कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6। लेकिन यहाँ पर जो केरला की बात करें तो इंटरनेट को भी हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन आएगा कि लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति ये कौन बने हैं। तो ध्यान रखना लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति यानी कि होमोसेक्सुअल प्रेसिडेंट लताविया के पहले ये बने हैं एडगर रिकविक्स। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें लातविया की तो राजधानी है रीगा, मुद्रा है यूरो, और ये जो कंट्री है ये बिलोंग करती है यूरोप से, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में ये देश आता है। फिर आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बनी है। तो देखिए बात करें यूएन प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक ये बनी है एमी पोप। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला ये बनी है और ये बेसिकली ध्यान रखना जिनेवा स्थित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का नेतृत्व ये करने वाली है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसकी अगर हम बात करें इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1951 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और सदस्यता की बात कर लेते हैं तो 175 देश हैं और 8 पर्यवेक्षक देश हैं। फिर लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है। तो ये बन गई है आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। गुच्ची कंपनी की बात कर लेते हैं, स्थापना हुई थी 1921 में, मुख्यालय फ्लोरेंस इटली, और सीईओ ये है मार्को बिज़ारी। फिर है भारत के नए कानून मंत्री ये कौन बने हैं। तो भारत के नए कानून मंत्री इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अर्जुन राम मेघवाल अभी न्यूज़ में भी थे, क्योंकि जो हमारा 106वां जो अमेंडमेंट आया है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, ठीक है, उसको लोकसभा में विधेयक पेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो यही थे, नाम है इनका अर्जुन राम मेघवाल। फिर तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली विश्व की पहली परिवहन जहाज MF हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना इसका नाम है नोल्ड नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए MF हाइड्रा नाम का जहाज एक हाइब्रिड है और बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करता है। इसकी लंबाई है बेसिकली 82.4 मीटर और इसमें 300 की यात्री क्षमता है और 80 वाहनों को ले जाने की भी क्षमता इसमें है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है उमा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी। देखिए उमा कोलकाता ने बेसिकली पंजाब पैंथर्स को हराया है और पहली महिला कबड्डी लीग इसका टाइटल अपने नाम किया है। आयोजन तो ये हुआ था दुबई में। फिर है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश ये कौन सा बना है। तो देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो ट्रेन है ये चलाई है बेसिकली चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए चाइना जो है वो हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का ये दूसरा देश बन गया है। अब ये दुनिया का दूसरा है तो पहले नंबर पर है जर्मनी, यानी कि जर्मनी पहला देश था जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन ये कहाँ किया है। तो ये किया है कर्नाटक के तुमकुरू में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और ये शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने वाली है। इसके अलावा हमारी 2 PDF हैं जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, एक है करंट अफेयर की और एक है आपकी पॉलिटी की। दोनों को ही आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इनके माध्यम से आपका पॉलिटी में और करंट अफेयर का जो भी आपका कंपाइलेशन है 10 महीनों का वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। फिर है भारत की पहली व्यवहारिक लैब की स्थापना ये कहाँ की जाएगी। तो इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए।
ध्यान रखना, इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिर सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक ये कौन बनी है? तो ध्यान रखना, ये बनी है रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। एसएसबी की बात कर लेते हैं तो फुल फॉर्म में सशस्त्र सीमा बल, स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड एंड पैरिटी। फिर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कतर के। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। कतर की बात करें तो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, राजधानी है दोहा और करेंसी तो यह कतरी रियाल। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर ये क्या नाम कर दिया गया है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है उसी में ये एक गार्डन है जिसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, बट इसका अब नाम ये कर दिया गया है अमृत उद्यान। ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी ब्यूटीफुल ये गार्डन है, आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, नाम है इसका अमृत उद्यान। फिर युगे युगी नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी भी जो स्थापना होगी ये की जाएगी कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसमें बेसिकली क्या होगा कि 5000 से अधिक वर्षों की जितनी भी हमारी संस्कृति है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ढाका, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम है इसकी अ पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड अ रेजिलिएंट फ्यूचर। पहला संस्करण ये हुआ था 2016 में सिंगापुर में और 5वां संस्करण ये हुआ है इसका 2021 में अबू धाबी यानी कि यूएई में। और ये जो इसका 6वां सम्मेलन है ये हो रहा है कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। अगला आपका प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहाँ से शुरू किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए ये प्रोग्राम क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा सीमावर्ती गाँव को विकसित करने के लिए की गई थी। और इसमें हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। फिर आपका प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार 5वें वर्ष टॉप पर ये कौन सी कंट्री रही है? तो ये रही है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी। भारत के स्थान की बात करें तो भारत जो है 126वें स्थान पर है और सबसे आखिरी स्थान पर है अफगानिस्तान, ये भी ध्यान रखिएगा। और टॉप पे लगातार 5 सालों से बना हुआ है फिनलैंड। देखिए भारत का स्थान 126 है, सबसे आखिरी है अफगानिस्तान का और इसको जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जिसको हम SDSN के नाम से भी जानते हैं। फिर दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर नया नाम ये क्या कर दिया है? तो देखिए दिल्ली में ये लेन है औरंगजेब लेन, इसका नया नाम ये कर दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। ऑप्शन नंबर बी। फिर जगन्ना हो गई, ये जगन्ना अम्मा वाडी योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र माताओं को अम्मा वाडी योजना के तहत शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता ये मिलने वाली है। फिर है, गौ हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन ये शुरू किया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन ये है बेसिकली गौ हत्या के खिलाफ और इसकी शुरुआत ये की गई है यूपी सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इस ऑपरेशन के तहत हत्या, अपहरण और रेप, धर्म परिवर्तन, गोकशी, लूट ये सब अपराधों के आरोपियों को इनके खिलाफ ही प्रभावी पैरवी करके उनको कम से कम दिनों में सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। मतलब जैसे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं ऐसा नहीं होगा, जितनी जल्दी होगा इनको पकड़कर यहाँ पर सज़ा दिलाई जाएगी। फिर महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश ये कौन सा बना है? तो ये बना है स्पेन। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए स्पेन जो है बेसिकली जो पेड पीरियड लीव है इससे जुड़ा कानून बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है और ये कानून कामकाजी महिलाओं को जो महामारी के दौरान 3 दिनों की छुट्टी देने का अधिकार देता है। स्पेन की बात कर लेते हैं, यूरोप में ये आता है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री ये हैं पेड्रो सांचेज, ये भी ध्यान रखिएगा।
फिर आपका क्वेश्चन है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। बेसिकली इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ाना और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है हेमिस फेस्टिवल से संबंधित कि ये कहाँ पे मनाया गया है? तो हेमिस फेस्टिवल ये मनाया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है 2023 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है ऋषि सुनक, इन्होंने 101 वर्षीय किस सिख सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह धट। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ध्यान रखना, राजेंद्र सिंह धट को द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा के लिए पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर यूरोपीय संघ और विश्व संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप ये कौन सा है? तो ये है आपका यूरोप। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप को जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक घातक हीटवेव के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप ये पिछले साल पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसमें शामिल है आपका अल्जीरिया, गुआना, सिया लियोन, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, यानी कि ये सभी यहाँ पर शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, सुरक्षा परिषद में 15 देशों से बना है, जिसमें से 5 जो है स्थायी उसमें होते हैं मेंबर, जिसमें आएंगे आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, फिर उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? तो इसका नाम है माहिर। ऑप्शन नंबर सी। माहिर के यहाँ पे फुल फॉर्म है, जिसकी फुल फॉर्म मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, फुल फॉर्म है इसकी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी पहचान करना और उनको स्टैब्लिश करना। वर्तमान में जो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, इनका नाम है आर.के. सिंह। अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये किया है बेसिकली इसरो ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की दिशा में छात्रों को कार्य करने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। इसरो की बात कर लेते हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है इनका नाम है एस सोमनाथ, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ये हुई थी 1969 में। फिर आपका प्रश्न है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेकर कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये कौन बनी है? तो इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। पीएफसी की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 1986, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है इस बार 13 मई को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, बेसिकली अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को और हर साल 2 बार इसको मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ठीक है, तो मई में अगर हम बात करें दूसरा शनिवार ये हुआ था 13 मई को, तो इसलिए हमने मनाया है 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। थीम आपको ध्यान रखनी ये है वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। फिर जून 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कार्बेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो ये दिया है वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, INS कृपान खुकरी वर्ग से संबंधित एक मिसाइल जलपोत है और इसे 12 जनवरी 1991 को हमारी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और कॉर्बेट की लंबाई यह है 91 मीटर और बीम 11 मीटर है, और ये 25 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। फिर संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया WHO ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस नेटवर्क का उद्देश्य सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेज़ी से पहचाना और ट्रैक किया जाए और सूचनाओं को साझा किया जाए, कोविड महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। फिर किस स्पेस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना एक्सियोम मिशन 2
इस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है, तो ये क्या है, एक्सियोम ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है पाशंक दावा शेरपा, जो कि बिलोंग करते हैं नेपाल से। पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे कामी से रीता शेरपा, ये भी बिलोंग करते हैं कहाँ से? नेपाल से। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन? माउंट एवरेस्ट। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना, इसकी शुरुआत ये किसने की है? तो इसकी शुरुआत ये की है UGC ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य है छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूकता ये पैदा करना। फिर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर अमेरिका ने कोविड के उपचार के लिए दुनिया की पहली ओरल एंटीबायोटिक पिल जिसका नाम पैक्सलोविड को मंजूरी दी है। इसे किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे किया है बेसिकली फाइजर ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब ये किसने अपने नाम किया है? तो ये क्या है, मैक्स वेस्टैपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। फिर मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। आयोजन हुआ था इसका सऊदी अरब में और भारत की तरफ से शामिल जहाज ये थे INS तरगस और INS सुभद्रा। 2023 में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के साशी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो ये की है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1997। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में और सेक्रेटरी जनरल तो यह तेंजिंग लेकफेल। 7 सदस्यीय देश की बात कर ले तो ये कि बांग्लादेश, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक इसमें काफ़ी ज़्यादा की हुई है, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। फिर जानवरों को प्रभावित करने वाली महामारी योगों से बचाने के लिए एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर सही हो जाएगा। AHSSOM इसको शॉर्ट में भी याद रखेंगे आप। इसकी फुल फॉर्म है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग करके बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना। फिर मेलकम आदि एशिया पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है उत्साह पटनायक ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक ये कौन बनी है? तो ये बनी है हिकानी जखालू। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारत के विकास और भारत में व्यवसाय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किन राज्यों में PM मित्रा योजना इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि इन सभी राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए PM मित्रा बेसिकली PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क है और इस योजना के तहत 7 राज्यों में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ये बनेंगे और इसमें जो है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ऐसे कुछ इसका ये जो है विज़न, इसको विकसित करने का जो है एक विज़न रखा गया है। फिर रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को ये किसने मंजूरी दी है? तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इसको मंजूरी दी है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस ये मनाया है? तो ये मनाया 74th। ऑप्शन नंबर बी। चीफ गेस्ट जो थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी और थीम है इसकी जन भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी। इसकी आपको थीम याद रखनी है। थीम इसकी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। उद्देश्य इसका क्या है कि ये डे हम मनाते हैं? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है।
सेवलॉन इंडिया दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा भी बनी है कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य के चोकोवा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बेसिकली असम में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस ये किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिकी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ऑकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। फिर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो ये बेसिकली किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी। और इस जो जॉइंट पहल है इसका उद्देश्य है भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का समाधान करना। फिर 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जद्दा, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी। और इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की है। और अरब लीग का बात करें, गठन हुआ था 22 मार्च 1945 को। और ये अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, ये भी ध्यान रखिएगा। लगातार चौथे साल कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बना है? तो ये बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत में है। ऑप्शन नंबर डी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्थापना हुई थी 1992, मुख्यालय इसका मुंबई में। फिर किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब ये अपने नाम किया है? तो ये किया है कनाडा ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए कनाडा ने इटली को हराकर 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप ये अपने नाम किया है और अपना पहला ये खिताबी मुकाबला जीत लिया है। बिली जीन कप की बात करें तो ये महिलाओं का टेनिस होता है, वहीं बात करें पुरुषों की टेनिस की तो इसे हम जानते हैं डेविस कप के नाम से। राजधानी है कनाडा की ओटावा, मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक ये कौन सा बना है? तो ये बना है सिलिकॉन वैली बैंक। ऑप्शन नंबर डी। फिर केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न जन और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, इसका नाम ये क्या रखा है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ऑप्शन नंबर ए। समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूसीसी है उसको अपनाने वाला भारतीय राज्य ये कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए ऑलरेडी गोवा में ये था। और यूसीसी की बात करें तो हमारे डीपीएसपी के अंदर ये आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान में पार्ट 4 में लिखे गए हैं और आर्टिकल इसका है कौन सा? 44। फिर 2023 में पैन अमेरिकी शताब्दी शहाद पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है सलमान रश्दी को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित डबल डेकर बस का उद्घाटन ये किस शहर में किया गया? तो ये हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। फिर अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप और कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इस ऐप को अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। संस्करण तो ये था इसका 36वां। मेले की थीम ये है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी। और इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ता उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त है। फिर भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है जीन एरिक वर्गन ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए टीम डीएस फैसिंग के जीन एरिक वर्गन ने हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस जीती है। और ये जो फार्मूला ई सीज़न का चौथा चरण जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। फिर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे बताएंगे कि ब्रिक्स में अभी कौन कौन से सदस्यों को हमने शामिल किया है। अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। और ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें
शामिल देश जो हैं ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। 6 नए मेंबर ऐड हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। फिर वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है? तो ये अभी दी है किसको? ONGC विदेश लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश का निर्माण ये किसने किया है? तो ये किया है BDL ने। BDL स्टैंड्स फॉर भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सीकर एक महत्वपूर्ण और औद्योगिक गहन उप प्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। BDL की बात करें, स्थापना हुई थी 1970, मुख्यालय हैदराबाद में। फिर सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो नाम इनका सुब्रत राय। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ध्यान रखना, सहारा समूह के संस्थापक हैं ये और 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। मुक्त रीडिंग लॉन्च वाला भारत का पहला हवाई अड्डा ये कौन सा बना है? तो ये बना है वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। किस देश दुनिया की सबसे बड़ी, कौन सा देश जो है बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन ये स्थापित किया है? तो ये किया है बेसिकली चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, चीन के चाइना 3 गार्डन्स कॉरपोरेशन ने फुजियान प्रांत के पास स्थित अपने अपतटीय पवन फार्म में 16 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को यहाँ पर चालू कर दिया है। फिर आपका प्रश्न आएगा कि किस राज्य के नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये दिया है? तो ये दिया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। फिर ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के अनुसार ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया OpenAI ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, OpenAI के CEO हैं सैम अल्टमैन। हालांकि अभी इन्हें हटाया गया, फिर इन्हें वापस से रीअपॉइंट किया गया। इनके 2 को-फाउंडर्स के साथ इन्होंने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक यूनिवर्सल और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल पहचान बनाना जो लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता हो। फिर सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य टॉपर है? तो ये है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। फिर भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस पोर्टल को शुरू किया है? तो पोर्टल का नाम है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी। फिर कहा कि ऐतिहासिक कर्णकोट टीले में महाभारतकालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं हरियाणा के फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर 2013 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ये किस स्थान पर रही है? तो ये रही है 88वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सबसे ऊपर है, 88वें स्थान पर है। IOC 94, LIC 107, ONGC 158 और BPCL ये 233। सूची में टॉप पर है वॉलमार्ट जो कि अमेरिका से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कृष्ट लोक जनजाति प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? ये किया है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी। फिर किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैट बॉक्स ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए। और इस पहल का उद्देश्य बेसिकली किशोर और युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए सामाजिक मुद्दों और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करना है। फिर सांस्कृतिक महोत्सव आदि फरक्कू ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी। फिर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर फिडे विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनारम्मा गुकेश। ऑप्शन नंबर डी। और पहली रैंकिंग पे कौन है? तो ये मैग्नस कार्लसन जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। फिर वर्ष 2023 में भारत के सबसे अमीर अरबपति ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं। ऑप्शन नंबर ए। फिर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मुक्स बुद्सी चावल और राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को GI टैग ये प्रदान किया गया है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका प्रश्न आए क्रिकेट टूर्नामेंट ऐसे सीरीज ये
कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये थे प्रसिद्ध मराठी कवि, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला आपका प्रश्न है जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है बेसिकली 28%, ऑप्शन नंबर ए। और ये डिसीजन बेसिकली जो निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की वित्त मंत्री, उनके द्वारा लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीएसटी की बात कर लेते हैं तो 1 जुलाई 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया सीरीज़ में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला आपके लिए प्रश्न आएगा कि दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर ये क्या कर दिया है? और दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो ये भी ध्यान रखना, मतलब इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।